नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे हैं आपकी यूनिट 1 यूजीसी नेट के लिए। और उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ पावर है। लास्ट टाइम हमने देखा था थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप पे, तो वो अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ पावर पे, जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग मार्क्सिज्म क्या कहता है, ग्रामसी क्या कहता है, फिर से वही कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। इसमें जो एलिट थ्योरी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिट थ्योरी ऑफ पावर, उसमें देखेंगे। हैबरमास का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम इस थ्योरी ऑफ पावर में देखने वाले हैं। और थ्योरी ऑफ पावर में ही इससे पहले मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में पोस्ट मॉडर्निज्म करवाया था, वो भी आपका थ्योरी ऑफ पावर का ही पार्ट है। क्योंकि उसमें हमने देखा था कि विल टू पावर का कॉन्सेप्ट आपका नीचे देते हैं, और नॉलेज इज पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका फूको देते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें भी आपकी थ्योरी ऑफ पावर में आती हैं। तो इस वीडियो के साथ आप पोस्ट मॉडर्निज्म की जो वीडियोज है, आई थिंक इस वीडियो से एक या दो वीडियो पहले मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म पे करवाया था, तो वो भी आप थ्योरी ऑफ पावर के साथ देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि विल टू पावर का कॉन्सेप्ट क्या था और नॉलेज इज पावर। क्योंकि वहां भी पावर की बात की जा रही थी कि पावर कहां से कहां सर्कुलेट होती है। इसमें भी थ्योरी ऑफ पावर में हम देखेंगे कि कैसे जो एवोल्यूशन है वो आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली से स्टार्ट होता है। होब्स के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ पावर में। ठीक है, खैर इसके साथ जो आपको मैं बार बार इसी चीज पे आपका जोर देते हुए बोलता हूं आपको, कि आपको जब भी ये जो नई वीडियोस आप कवर करते हैं तो आप डायरेक्टली ये वीडियोस ना देखें, क्योंकि इसमें बार बार वही जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो हमने क्लियर किए हैं उनके बारे में जिक्र आता है। तो आप पहले वो अच्छे से कर ले, ताकि जो आगे आने आप जो पहले वाली वीडियोस अच्छे से कर लोगे ना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, या इसी यूनिट में मार्क्सिज्म हो गया, फासिज्म हो गया, आपका सोशलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, तो इन सभी को हमने इतने अच्छे से किया है, तो आगे आने वाली जितनी भी यूनिट होंगी उनको आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो आज थ्योरी ऑफ पावर स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं आपको कि आप जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना ना भूले। एक तो आपके जो नए यूजीसी नेट की जो डेट वगैरह वो भी आ गई हैं, तो जल्दी से जल्दी हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको जो वीडियो का लिंक है वो प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इन्हीं टॉपिक के रिगार्डिंग, क्योंकि जल्दी से अपनी यूनिट 1 या 2 वीडियो में नेक्स्ट में अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग मैं 100 to 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप उस पर पोस्ट करूंगा, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। खैर, तो स्टार्ट करते हैं पावर के बारे में। तो पावर का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पावर अपने आप में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है किसका, पॉलिटिकल साइंस का। क्योंकि जब भी हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो जो पॉलिटिकल स्कॉलर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि पॉलिटिक्स किसकी स्टडी है, वो है सेविंग और शेयरिंग ऑफ पावर की। ठीक है, जब भी हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या फिर किसी भी चीज, जब भी हम स्टेट के बारे में, भाई स्टेट काम ही कैसे करता है, स्टेट काम ही क्यों करता है, कैसे करता है वो तो दूसरी बात है, स्टेट की एग्जिस्टेंस ही क्यों है। ठीक है, कि स्टेट की एग्जिस्टेंस क्यों है, किंग की एग्जिस्टेंस क्यों है। हम बार बार राजा के बारे में बात करते हैं, हम बार बार स्टेट के बारे में बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ही क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि उसके हाथ में पावर है, वो गवर्न करता है, वो बताता है कि कैसे लाइफ चलेगी, या फिर वो रूल रेगुलेशन बनाता है आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में पावर का एक जो अहमियत है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, जिसमें आपके रॉबर्ट दाल, जो कि एक आपके थिंकर हैं इसी में कॉन्सेप्ट, जो वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि पावर क्या है, एक कैपेसिटी है। पावर एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे आप चीजें करवा सकते हो दूसरे आदमी से, उसकी इच्छा अनुसार या फिर उसकी बगैर इच्छा से भी। तो इसलिए मैंने कुछ वीडियोस में पहले आपको बताया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि पॉलिटिक्स तो क्या होती है कि जो चीजें जो साफ दिखाई देती हूं, ठीक है, कि सब कुछ एथिकली सही सही चल रहा है, जो हमें दिखाई देता हो, ठीक है, पॉलिटिक्स में, तो वो तो होता है आपका पॉलिटिक्स। और डिप्लोमेसी क्या होता है कि डिप्लोमेसी ऐसी चीज होती है कि एथिकली और अनएथिकली दोनों ही चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो जो विलिंगली जो चीजें होती हैं वो तो पॉलिटिक्स में आती हैं, और अनविलिंगली की इच्छा के विरुद्ध जाके भी काम करवाना है तो वो अनएथिकल चीज होती है, वो डिप्लोमेसी में आता है। ठीक है, तो रॉबर्ट दाल इसके बारे में बात करते हैं कि पावर तो ऐसी चीज है कि आप दूसरों से काम करवा सकते हैं, आपके पास यदि पावर है तो उनकी इच्छा अनुसार, या इच्छा नहीं है तो। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जांपल अभी हमें देखने को मिला कि हम देखते हैं कि अमेरिका के हाथ में क्या है, पावर है। ठीक है, तो उन्हें एक छोटा सा आइलैंड चाहिए था, कहां पे, बांग्लादेश के पास, और उसके लिए शेख हसीना जी ने मना कर दिया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि बांग्लादेश का कोई एक हिस्सा हम यूएस को प्रोवाइड करें, जहां पे यूएस मिलिट्री बेस बना के बैठ जाए, हम नहीं करेंगे। तो हमने बांग्लादेश में क्या देखा, वहां पे बिल्कुल ही गवर्नमेंट ही चेंज करवा दी उन्होंने, क्योंकि यूएस के हाथ में पावर था।
तो उन्होंने बिल्कुल गवर्नमेंट वहां पे चेंज करवा दी और दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे ले जाके बिठा दी वहां पे। तो अभी के लिए परफेक्ट एग्जांपल आपका इसका जो रॉबर्ट डाल की जो स्टेटमेंट है उसमें परफेक्ट एग्जांपल आपका अमेरिका और बांग्लादेश का हम देख सकते हैं। और दूसरे जो थिंकर है वो स्टीवन ल्यूकस, वो आपका बताते हैं कि जो पावर है ना उसको देखने की जो डायमेंशनल व्यू है वो 3 टाइप के हैं। अब इसमें कौन कौन सा बताते हैं कि वो कहते हैं कि पहला डायमेंशनल तो क्या है कि पावर को कैसे देखा जाए डिसीजन मेकिंग के तौर पे। अब डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है कि जो टॉप पे है वो डिसीजन लेगा और नीचे वालों सभी को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है, थ्योरी ऑफ होप्स। होप्स हमने किया था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अब देखो यहां पे फिर से होप्स के बारे में आ गया। और आपने यदि पहले होप्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहां पे आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए आपको होप्स अच्छे से कवर करना है, क्योंकि होप्स का हम देखते हैं लिवाइथन का कॉन्सेप्ट देते हैं, वो पूरी ही पावर किसके हाथ में दे देता है, स्टेट के हाथ में दे देता है। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं मैकेवली के टाइम पे देखते हैं कि वो क्या करता है, स्टेट और चर्च को अलग अलग कर देता है। इसीलिए मैकेवली को क्या बोला जाता है, आपका फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, लेकिन होप्स क्या करता है, होप्स स्टेट को ही इतनी पावर दे देता है कि वो कहता है कि चर्च अब किसके अंडर आएगा, स्टेट के अंडर आएगा। तो अब स्टेट क्या है, स्टेट के हाथ में इतनी पावर आ गई कि वो डिसीजन लेगा। तो इसलिए क्या है कि पावर को कैसे देखा जाए, डिसीजन मेकिंग की तरह, कि इतनी पावर हो कि ऐसा जो डिसीजन ले दिया वही मान्य होगा। जैसे बाहुबली में देखते हैं मेरा वचन ही मेरा शासन है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है थ्योरी ऑफ होप्स। दूसरा जो डायमेंशन है, दूसरा देखने का तरीका है वो है कि पावर को इस हिसाब से यूज किया जाए कि कोई भी एजेंडा सेट किया जा सके। तो ये मार्क्सिज्म में देखने के लिए मिलता है। कैसे, क्योंकि मार्क्सिज्म डायरेक्टली किसको क्रिटिसाइज करता है, मार्क्स किसको क्रिटिसाइज करता है, कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। और मार्क्स के अनुसार जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट के हाथ में इतनी पावर है कि उन्होंने सोसाइटी में एक एजेंडा सेट किया हुआ है अपने हिसाब से कि क्या है, कैपिटलिज्म सही है, जो कम्युनिज्म और जो सोशलिज्म है वो सब क्या है, बेकार के कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा डायमेंशन ये हो गया। तीसरा जो डायमेंशन है वो है कि पावर को कैसे देखा जाए, एक थॉट कंट्रोल प्रोसेस की तरह। ठीक है, थॉट कंट्रोल प्रोसेस की तरह कैसे कि आपको पता भी ना चले और आपके थॉट को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल होता है इकोनॉमिक्स में। वैसे देखा जाए तो कुछ टाइम पहले दिवाली पे आपने देखा था कि बिग बिलियन डे सेल चल रही थी। ठीक है, यदि आपको जरूरत भी नहीं है फिर भी आपको ऐसे ऐसे ऑफर दिए जाते हैं कि आप ये सोचते हो कि मेरे से ज्यादा कोई समझदार है ही नहीं आदमी। ठीक है, लेकिन वो ऐसा है कि आपके जो डिसीजन है उनको क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, आपके जो थॉट्स हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें आपका क्या है, फूको का जो कॉन्सेप्ट है कि नॉलेज इज पावर। ठीक है, और ग्रामसी हमने देखा था, अब फूको तो हमने देख लिया था पोस्ट मॉडर्निज्म में, और ग्रामसी को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मैंने आपको ग्रामसी करवाया था। तो वो बताते हैं कि सोसाइटी में जिस हिसाब से कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा है तो लोगों को ही नहीं पता चल रहा कि कैपिटलिज्म उनके फायदे के लिए नहीं है। उनको अलग अलग हो सकता है कि कैपिटलिज्म जो स्टेट है, स्टेट में क्या है, कैपिटलिज्म है, आपको अलग अलग राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्टेट है ये हमें इतने राइट प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारे अगेंस्ट नहीं है। लेकिन ग्रामसी कहता है कि यहां पे स्टेट क्या कर रहा है, आपके थॉट्स से खेल रहा है, आपके थॉट्स कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो और उस जो कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, हेगेमनी कहते हैं ग्रामसी। आपने ग्रामसी देखा होगा। तो इससे पहले मैं बार बार यही कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो थिंकर हैं वो अच्छे से कर लेने, ताकि जब भी ऐसे थिंकर का नाम आए तो तुरंत उन्होंने हेगेमनी, एंटी हेगेमनी सोसाइटी में स्टैब्लिश करनी है, तो वो सब चीजें आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ग्रामसी भी कहता है कि आपका क्या है कि जो पावर है कि कैपिटलिस्ट क्लास में इस हिसाब की पावर भी है, हेगेमनी उन्होंने इस हिसाब की स्टैब्लिश कर रखी है कि लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसको ही वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम ये तो हमने डायमेंशन देख ली। अब हम देखते हैं कि लिबरल जो थिंकर्स थे, जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी, उनके क्या व्यूज हैं पावर को लेके। ठीक है, अब उसमें देखते हैं सबसे पहले कि लिबरलिज्म में हमने देखा था कि 3 जो पॉइंट मेन थे, आपका क्लासिकल लिबरलिज्म आता है, आपका मॉडर्न लिबरलिज्म आता है, फिर नियो लिबरलिज्म आता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि लिबरलिज्म में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलर सॉवरेनिटी का। अब पॉपुलर सॉवरेनिटी का क्या मतलब है कि लोगों की संप्रभुता। अब जहां पे लोगों की संप्रभुता होगी वहां पावर किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथ में होगी। ठीक है, इसीलिए आपकी जो लिबरल थ्योरी है, अब लिबरल थ्योरी ने क्या किया, पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ले आई। अब इसका मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में पावर है। ऐसा नहीं है कि स्टेट के हाथ में सारी पावर है, लोगों के पास इतने राइट्स हैं कि वो पावर को एंजॉय करते हैं। वो चाहे तो गवर्नमेंट हटा भी सकते हैं। ठीक है, आज इंडिया में भी हम देखते हैं कि यदि लोगों को ये लगे कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए सही काम नहीं कर रही है तो 5 साल बाद वो आप अपने वोट की पावर दिखा के उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो लिबरल थ्योरी है वो क्रिटिसाइज किसको करती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है। क्यों, क्योंकि मार्क्सिस्ट थ्योरी को इसलिए क्रिटिसाइज करती है क्योंकि मार्क्सिस्ट थ्योरी आपका क्या कहती है
कि स्टेट किसके लिए काम करता है, स्टेट में जो पावर है वो किसके हाथ में है, वो सिर्फ चुनिंदा जो कुछ कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके हाथ में पावर है, मार्क्सिस्ट थ्योरी। लेकिन यहां पे लिबरल थ्योरी उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहती है कि जो कॉन्सेप्ट है ना पॉपुलर सॉवरेनिटी का, उसका मतलब है कि लोगों के हाथ में पावर है, कोई कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में पावर नहीं है कि सोसाइटी में कुछ चुनिंदा लोग जो कैपिटलिस्ट हैं उनके हाथ में पावर है। तो अब हम देख लेते हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी का जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पावर को लेके। अब हमने मार्क्स के टाइम पे हमने देखा था सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ऐसे मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होगी, ये आपकी सुपर स्ट्रक्चर होगी। तो यहां पे क्या आएगा, आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट आते हैं, यहां पे आपका ये स्टेट हो गया, ये फैमिली सिस्टम हो गया, ये एजुकेशन हो गया। तो मार्क्स क्या कहता है कि जो स्टेट है ना वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, यहां पे ये जो पिलर्स है ना ये सुपर स्ट्रक्चर है और ये इनका बेस है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो मार्क्स कहता है कि जो स्टेट है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। यदि बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो स्टेट को यदि अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखनी है, ठीक है, यदि बेस पे उसको खड़ा रहना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसे बेस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसीलिए मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या कहा जाता है कि स्टेट क्या है, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। इट मीन स्टेट इज नॉट ऑटोनोमस। स्टेट को किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर में किसके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक्स जो आपकी चलती है, प्रोडक्शन जो होता है वो किसके हाथ में, वो आपकी कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में। तो इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपकी किसके हाथ में, कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में। तो इसीलिए स्टेट को क्या करना पड़ेगा, आपको जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और पावर कहां पे शिफ्ट होगी, यहां पे कुछ चुनिंदा जो लोग सोसाइटी में कैपिटलिस्ट क्लास है उनके हाथ में पावर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि लिबरल का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, मार्क्सिस्ट थ्योरी का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो इसमें आती है एलिटिस्ट थ्योरी। एलिट जो थ्योरी आती है पावर की, जिसको बोला जाता है एम्पिरिकल थ्योरी भी बोला जाता है, जो कि बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है कि एलिट जो थ्योरी है ना, ये इंप्रूवमेंट है किसका, लिबरल और मार्क्सिस्ट थ्योरी का। जहां पे हमने देखा था कि लिबरल बोल रहे हैं कि जो लोगों के हाथ में पावर है, मार्क्सिस्ट क्या कह रहे हैं कि कुछ चुनिंदा जो कैपिटलिस्ट क्लास है, कुछ चुनिंदा जो कैपिटलिस्ट लोग हैं सोसाइटी में, उनके हाथ में पावर है। ठीक है, लेकिन एलिट थ्योरी का मतलब क्या है कि सोसाइटी में इसने क्या किया कि ह्यूमन पॉपुलेशन को एलीट थ्योरी ने दो हिस्सों में बांट दिया। ये कहती है कि पॉपुलेशन का एक हिस्सा तो क्या है, एलीट्स हैं, और दूसरी क्या है, जनता है, मासिस है। ठीक है, अब हम देखते हैं रूट्स कहां से आती हैं। अब इन्होंने पॉपुलेशन को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि एलीट थ्योरी ऑफ पावर की जो रूट्स हैं वो कहां से स्टार्ट होती है। वो आपके प्लेटो से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि प्लेटो जब मैंने करवाया था आपका, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्लेटो बताता है कि आदमी की जो आत्मा है, सोल है, वो 3 टाइप की होती है, जिसमें पहली आती है आपकी रीजनिंग, दूसरी आपकी करेज, तीसरी आपकी एपेटाइट। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, रीजन क्या है, ये टॉपमोस्ट सोल है। ठीक है, जिसमें राजा वगैरह फिलोसफर किंग आते हैं। करेज में क्या आ गई, आपकी जो सेना होगी। ठीक है, तो और एपेटाइट में आपका क्या हो गया, जो निम्न वर्ग की आपकी जो सोल है, आत्मा है, जो कि अपनी जो एपेटाइट है, जो प्रोडक्शन है, जो अपनी बहुत ही जो लो लेवल प्लेजर को बेसिकली फुलफिल करने के लिए घूमती रहती है। तो इसलिए इसको तवज्जो देता है सबसे कम, और रीजनिंग को क्या देता है, सबसे ऊपर की। ये राजाओं की आत्मा है। ठीक है, तो यहां से पहला एक हमें हिंट मिलता है। एरिस्टोटल हमने किया था, तो वहां पे भी एरिस्टोटल भी क्या कॉन्सेप्ट देता है, मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट देता है कि मास्टर क्या है, सुप्रीम है, स्लेव क्या है, मास्टर के नीचे काम करता है। ठीक है, और मास्टर जो कमांड करेगा स्लेव को उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और एरिस्टोटल यहां तक कहते हैं कि स्लेव के हित में ही है कि वो मास्टर को क्या करे, फॉलो करे। तो यहां पे पावर किसके हाथ में है, यहां पे पावर मास्टर के हाथ में। यहां पावर किसके हाथ में थी, रीजन फिलोसफर किंग के हाथ में थी। मैकेवली के कॉन्सेप्ट में द प्रिंस, इनकी जो बुक है उसमें भी ये कहते हैं कि ही सेज दैट कि सभी आदमी क्या है, कि सभी लोग प्रिंस नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे वो कुछ क्वालिटीज बताते हैं। मैकेवली क्या है, जो प्रिंस की क्वालिटी बताते हैं कि एक तो फॉक्स और लॉयन के बारे में बताते हैं, लोमड़ी और शेर का कॉन्सेप्ट देते हैं। मैकेवली करवाते टाइम मैंने आपको बताया था कि किंग में जो प्रिंस है उसमें कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, फॉक्स और लायन की क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे भी पावर का कॉन्सेप्ट आपका मैकेवली का देखने को मिलता है कि कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जो प्रिंस बनने के क्या है, लायक होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट, ये तो हो गए रूट्स कि कहां से थोड़ा चल के आ रहा है कि एलीट थ्योरी का, कि कुछ चुनिंदा ऐसे लोग होते हैं जिनमें वो क्वालिटीज होती हैं कि वो क्या है, वो किंग या प्रिंस बन पाए। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं एलीट थ्योरी के, उसमें सबसे टॉप पे आते हैं आपके, सबसे पहले आते हैं विल्फ्रेडो प्रेतो। ठीक है, ये इटली से बिलोंग करते हैं और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, काफी बार एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग या डायरेक्टली पूछी गई है, माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, इसमें क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। ठीक है, कि पावर जो है ना, वो 2 टाइप के एलिट्स होते हैं।
जो वेलफ्रेड परेटो के अकॉर्डिंग दो टाइप के एलीट होते हैं, एक तो होते हैं फोक्स, एक होते हैं लॉयन, ठीक है। और इन्हीं के बीच में क्या है, पावर क्या होती है कि फोक्स का क्या मतलब है, मेंटली स्ट्रांग, और लायन का क्या मतलब है, फिजिकली स्ट्रांग, ठीक है। तो दो टाइप के एलीट हो गए आपके विल्फ्रेडो परेटो के अकॉर्डिंग। और इन्हीं के बीच में क्या है कि जो पावर है ना, जो सर्कुलेशन ऑफ पावर ऑफ एलीट्स, कि इन्हीं के बीच में क्या है, पावर शिफ्ट होती रहती है। कभी पावर फोक्स के हाथ में होगी, कभी पावर लायन के हाथ में होगी, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि परेटो बिलीव दैट नेचुरल क्वालिटी मैन, की आदमी में क्या है कि कुछ नेचुरल क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो क्या बनता है, एलीट बनता है, भले ही उसमें फोक्स की क्वालिटी हो या लायन की क्वालिटी हो, ठीक है। अब फोक्स का मतलब मैंने आपको बताया मेंटली स्ट्रांग, और लायन का मतलब क्या बताया मैंने, फिजिकली स्ट्रांग। और इसीलिए वो कॉन्सेप्ट पहले तो वो क्या करते हैं कि अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी में एलीट को दो हिस्सों में बांट देते हैं। कि एलीट भी, पहले तो हमने क्या देखा था कि जब हम एलीट थ्योरी देख रहे थे वो ह्यूमन पॉपुलेशन को ही दो हिस्सों में बांट देते हैं कि एक तो एलीट क्लास होगी कुछ चुनिंदा जिनमें कुछ क्वालिटीज हैं, और बाकी सब क्या होगी, जनता होगी, मासिस हो गया, ठीक है। और वहां पे विल्फ्रेडो परेटो क्या करते हैं, एलीट को भी दो हिस्सों में बांटते हैं कि एक एलीट ऐसे हैं जो मेंटली स्ट्रांग है, एक एलीट ऐसे हैं जो फिजिकली स्ट्रांग है। और इन्हीं के हाथ में क्या होती है, सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की जो पावर है, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ, आई थिंक इसको लिखना चाहिए था हमें कि थ्योरी पावर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पावर इन एलीट्स, ठीक है। कि जो फोक्स और लायन है इसके बीच में क्या होती है, पावर सर्कुलेट होती रहती है। कभी पावर फिजिकली स्ट्रांग लोगों के जो एलीट है उनके हाथ में चली जाती है, कभी वो मेंटली स्ट्रांग लोगों के हाथ में चली जाती है, ठीक है। दूसरे जो स्कॉलर आते हैं वो आपके आते हैं मोस्का, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या बताते हैं, कौन सी बुक में, द रूलिंग क्लास, ये भी काफी बार आपसे पूछी गई है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। जिसमें ये दो जो ग्रुप्स हैं उनको दो हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें पहला होता है गवर्निंग क्लास जो गवर्न कर रही है और जिसपे गवर्न किया जा रहा है उस पे, ठीक है। इसमें कहते हैं कि जहां जहां जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है ना, वहां पे पावर पता है किसके हाथ में होती है, वो उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होती है या लीडरशिप स्किल्स होती हैं। डेमोक्रेसी में भी हम देखते हैं काफी बार कि जिसमें लीडरशिप स्किल होती हैं उन्हीं के हाथ में सारी पावर क्या हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ये अपनी जो रूलिंग क्लास बुक है जिसमें जो पॉपुलेशन जो ग्रुप्स हैं, लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनको दो हिस्सों में बांट देते हैं, गवर्निंग क्लास और गवर्नड क्लास। ये भी डायरेक्टली एग्जाम में काफी बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो थिंकर हैं आपके वो रॉबर्ट मिशेल्स हैं, ठीक है। इनकी जो बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट बुक है इनकी पॉलिटिकल पार्टीज, और इनकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आयरन लॉ का मतलब क्या है कि ऐसा कानून, ऐसा लॉ जो कि यूनिवर्सली क्या हो, एक्सेप्टेड हो, यूनिवर्सली संसार में उसको क्या हो, माना गया हो, आयरन लॉ, ठीक है, कि लोहा माना गया हो कि ये कानून क्या है, सही है। और ओलिगार्की का मतलब क्या है, ओलिगार्की वर्ड ही है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में पावर होना। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब यही है कि ये तो यूनिवर्सली ही प्रूवन है कि कुछ लोगों के हाथ में ही पावर होती है, ठीक है। उनकी बुक पॉलिटिकल पार्टीज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टेटमेंट आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है, किसकी है, आपकी रॉबर्ट मिचेल्स की है। लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयरन लॉ का मतलब ये है कि जो कानून यूनिवर्सली प्रूवन हो, संसार में जिसको सही माना गया हो। और ओलिगार्की का मतलब क्या है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में पावर होना। नेक्स्ट आपका आता है रेमंड एरोन का, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जहां पे अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये सब जो थिंकर हैं ये क्या क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के हाथ में क्या है, पावर है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ लोगों के हाथ में पावर है तो वेस्टर्न कंट्रीज जो डेमोक्रेसी का ढिंडोरा पीटती हैं, तो अब उन पे क्या है, क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो रेमंड एरोन क्या है यहाँ पे थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज का बचाव करते हुए कहते हैं कि जो सिचुएशन है ना वेस्टर्न कंट्रीज में, वो तो फिर भी सही है। क्यों? क्योंकि जो एलीट क्लास है ना, वो क्या है, वहां पे एलीट जो स्ट्रक्चर है वो फ्रैक्चर्ड है, टूटी हुई है, ठीक है। टूटी हुई का मतलब क्या है, फ्रैक्चर्ड होने का क्या मतलब है कि जो एलीट क्लास है वो संगठित नहीं है, वो अलग अलग एसोसिएशन में। तो अलग अलग एसोसिएशन में है तो अलग अलग एसोसिएशन के पास क्या है, पावर है। ऐसा नहीं है कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में क्या है, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं बेसिकली। अब सीधी सी बात है भाई, वेस्टर्न कंट्रीज हैं तो वो किसको क्रिटिसाइज करेंगी, कम्युनिस्ट कंट्रीज को करेंगी, रशियन जैसी कंट्रीज को, चाइना जैसी कंट्रीज को क्रिटिसाइज करेंगे और खुद पे उंगली नहीं उठने देंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो एलीट जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज में फिर भी ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्रैक्चर्ड है। एलीट क्या है, एक जगह संगठित नहीं है, वो अलग अलग एसोसिएशन में फ्रैक्चर्ड है, तो अलग अलग एसोसिएशन के पास पावर है। लेकिन जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वहां पे तो क्या है कि आपके एलीट क्या है, एक ही जगह है, इसलिए पावर क्या है, एक ही जगह पे केंद्रित है। और वो हो सकता है कि एक ही आदमी के हाथ में पावर हो।
तो यहाँ पे जो आपके रेमंड अरोन है वो थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज का बचाव करते नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थिंकर है जो कि सी राइट मिल्स भी जिनको बोला जाता है, और उनका कॉन्सेप्ट है पावर एलीट का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें जो सी राइट मिल है, इनकी जो स्टडी है वो ये देखती है कि जो यूएस में जो डेमोक्रेसी है ना वो किस हिसाब की है, क्योंकि यूएस को बोला जाता है कि जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, और वहां पे लोगों के हाथ में कितनी पावर है, तो सी राइट मिल्स यही देखने की कोशिश करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट देते हैं पावर एलीट का, जिसमें से वो देखते हैं कि यूएस में जो जो पावर है ना वो लोगों के हाथ में नहीं है। वो पावर किसके हाथ में है, वो कुछ चुनिंदा जो लोग हैं, जो पावर एलीट्स हैं, उनके हाथ में पावर है। और यहाँ पे पावर एलीट्स कौन कौन है यूएस में, जो पॉलिटिशियन है वो, मिलिट्री हेड हैं वो, और जो टॉप कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, इन तीनों जो एसोसिएशन है, इन तीनों का ही, पॉलिटिशियन हो गया, मिलिट्री हेड हो गया और कॉर्पोरेट ग्रुप्स हो गया, इन तीनों ही एसोसिएशन का जो ग्रुप है, एसोसिएशन है, इनके हाथ में क्या है, पावर है। और यही क्या है यूएस में पावर एलीट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस को यदि डेमोक्रेसी बोला जा रहा है तो यूएस में जो लोगों के हाथ में पावर है। यहां पे सी राइट मिल्स आपका क्या है, कहता है कि जो जो एसोसिएशन है पॉलिटिशियंस की, मिलिट्री हेड्स की और टॉप कॉर्पोरेट ग्रुप्स की, उनके हाथ में पावर है यूएस में। ये कहने के लिए है कि यूएस एक डेमोक्रेसी है, उनके लोगों के हाथ में पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उनका कहीं ना कहीं ये कहना सही भी था। ऐसा हमें अभी के लिए देखने को मिलता है कि यदि आप फॉलो करते होंगे जो यूएस के अभी इलेक्शन हुए, ठीक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, लेकिन आपको स्टेटमेंट फॉलो करनी चाहिए उनके सबसे बड़े बेटे की, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की। वो काफी बार कहते हैं कि यूएस का जो डीप स्टेट है ना वो कभी नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने। अब ये डीप स्टेट क्या है, एक तो स्टेट वो है जो दिखता है, जैसे सामने मान लो जो अभी के लिए जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन है, तो स्टेट जो जो सामने दिखता है तो वो तो जो बाइडन हो गए। लेकिन डीप स्टेट ऐसा है जो कि नेक्सस है, वो बताते हैं कि नेक्सस है किन किन का, पॉलिटिशियन का, मिलिट्री हेड्स का, टॉप जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स है उनका। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, जो वॉर हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल का हमास के साथ चल रहा है, इजराइल का ईरान के साथ चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वॉर स्टार्ट रहे, ताकि जो ये कॉर्पोरेट ग्रुप्स है ना ये ज्यादा, क्योंकि मिलिट्री ग्रुप्स और पॉलिटिशियन तो ऐसा माहौल तैयार करेंगे, मिलिट्री हेड क्या करेंगे, वहां पे मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे, और जो कॉर्पोरेट ग्रुप क्या है ये क्या करेंगे, ये मास प्रोडक्शन करेंगे वेपन्स का, और वो कंट्रीज को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब कमाल की बात है ये है देखने के लिए कि हम देखते हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि अमेरिका, जिसमें जो बाइडेन बार बार कहते हैं कि हमने इतने बिलियन का वो एड प्रोवाइड कर दी यूक्रेन को, इतने पैसे दे दिए यूक्रेन को, अब वो पैसा घूम फिर के कहां आ रहा है, वो घूम फिर के पैसा अमेरिका की ही जो कंपनीज हैं जो कि मिलिट्री वेपन्स बनाती हैं उनके पास ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि यूएस किसको पैसा दे रहा है, यूएस यूक्रेन को पैसा दे रहा है। ठीक है, और यूक्रेन क्या कर रहा है, उसी पैसे से क्या कर रहा है, यूएस की जो 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 वेपन बनाने वाली कंट्रीज हैं उनमें पैसा दे रहा है और वहीं से वेपन खरीद रहा है, और अमेरिका के रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो यूएस बताने के लिए तो पैसा पे कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन वो पैसा घूम फिर के कहां आ रहा है, यूएस की ही जो कंपनीज हैं उनके पास आ रहा है। तो ये जो गेम चल रहा है अब, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस गेम के खिलाफ हैं, इसीलिए उनके सबसे बड़े बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनकी स्टेटमेंट आपको फॉलो करनी चाहिए। वो बार बार बताते हैं कि यूएस का जो डीप स्टेट है, ठीक है, वो बिल्कुल ये नहीं चाहता। डीप स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया इन तीनों ही का नेक्सस, ये बहुत ही अच्छी जो स्टडी थी सी राइट मिल्स की, वो आज भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे जो एलीट थ्योरी आ गया। एलीट थ्योरी का क्या मतलब था, वो जो थिंकर जिन्होंने कहा कि कुछ लोगों के हाथ में क्या है, पावर है। अब उसके अगेंस्ट बिल्कुल नई थ्योरी खड़ी हो जाती है जिसको बोला जाता है प्लूरलिस्ट थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। इसका क्या मतलब है, वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये एलीट थ्योरी के क्या है, अगेंस्ट खड़ी है। कि जो एलीट थ्योरी जहां कहती है कि कुछ लोगों के हाथ में पावर है, ये थ्योरी कहती है कि नहीं, जो पावर क्या है अलग अलग एसोसिएशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। इसके जो मेन जो थिंकर है वो आपके रॉबर्ट दाhl आते हैं और चार्ल्स लिंडब्लूम आते हैं। ठीक है, जिसमें पहले हम रॉबर्ट दाhl के बारे में हम पढ़ते हैं। अब रॉबर्ट दाhl क्या करते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले सी राइट मिल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जहां पे सी राइट मिल क्या कहते हैं कि यूएसए में जो डेमोक्रेसी है ना वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, वो कुछ ग्रुप्स हैं, लोगों के हाथ में नहीं है, वो कुछ ग्रुप्स हैं, डीप स्टेट है जिसका नाम डीप स्टेट दिया जाता है, काफी बार बोला जाता है मीडिया में भी, वो उन 3 ग्रुप्स का नेक्सस है, उनके हाथ पावर है। तो अब रॉबर्ट दाhl कहते हैं चलो इसको देखते हैं, मैं इस पे एक स्टडी कंडक्ट करता हूं और देखता हूं कि सी राइट मिल्स जो बोलता है कि इन ग्रुप के हाथ में पावर है, लोगों के हाथ में पावर नहीं है यूएस में, इस पे मैं स्टडी करूंगा। और इस स्टडी का नाम उन्होंने रखा हु गवर्न्स, कि कौन गवर्न करता है। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं कि रॉबर्ट दाhl कहते हैं, अब इस स्टडी के बाद रॉबर्ट दाhl कहते हैं कि सी राइट मिल्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना डेमोक्रेसी को लेके यूएस में, वो सही नहीं है। यूएस में जो ऑर्डिनरी लोग हैं
वो भी उनके हाथ में भी उतनी ही पावर, एक कंसिडरेबल पावर है। लेकिन वो कहते हैं कि वो कब उसका यूज करते हैं, बेसिकली वो इंडिविजुअल यूज ना करके, वो कब यूज करते हैं, दे एक्सरसाइज पावर एज ए मेंबर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। ठीक है, इंडिविजुअल यूज ना करके वो लोग इकट्ठे आते हैं और एक इंटरेस्ट ग्रुप के तौर पे या प्रेशर ग्रुप के तौर पे वहां पे वो क्या करते हैं, अपनी पावर को यूज करते हैं जब भी उनको यूज करना हो। ठीक है, इसीलिए वो क्या कहते हैं कि रॉबर्ट दाल कहते हैं कि यूएस क्या है, एक ओलिगार्की नहीं है। ओलिगार्की का मतलब क्या है, अब सी राइट मिल्स ने तो कह दिया था कि भाई एक या दो तीन जो एसोसिएशन है उनका नेक्सस है, वो डीप स्टेट बन गया, अब उन्हीं के हाथ में पावर है। अब रॉबर्ट दाल सी राइट मिल्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि यूएस ओलिगार्की नहीं है, यूएस क्या है, पोलियार्की है। यहां पे रॉबर्ट दाल सी राइट मिल को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जब वो फर्दर स्टडी करते हैं रॉबर्ट दाल, तब उनको पता लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी स्टडी में क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट है यूएस में, वो कहीं ना कहीं सही है। इसीलिए वो नियो जो प्लूरलिस्ट व्यू लेके आते हैं पावर का नया। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले जो एलीट थ्योरी आई, फिर जो प्लूरलिस्ट थ्योरी आई, और नेक्स्ट जो स्टेप जो आता है, नई थ्योरी आती है, जो ये आती है न्यू प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, जिसमें रॉबर्ट दाल क्या करते हैं, रिवाइज्ड करते हैं, जहां पे वो सी राइट मिल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, डायरेक्टली कहते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दी यूएस के खिलाफ वो गलत है। वो कहते हैं कि जो हमने क्या किया कि यूएस में हमने देखा था, अपनी मेरी जो पुरानी थ्योरी है जिसमें हमने देखा था कि लोग, हर एक एसोसिएशन, हर एक प्रेशर ग्रुप के पास इक्वल पावर है। वो ये कहते हैं कि हर ग्रुप के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पावर नहीं है। यहां पे वो अपने आप को करेक्ट करते हैं रॉबर्ट दाल। ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज का पता लगता है कि वही जो तीन ग्रुप हैं, मिलिट्री हेड्स का, कॉर्पोरेट ग्रुप्स का और पॉलिटिशियन का, उनके हाथ में ज्यादा पावर है, बशर्ते जो लोग अपना प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं उनके हाथ में बहुत ही कम पावर है यूएस में। इसीलिए वो कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स एक्सरसाइज कहीं ज्यादा, जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के हाथ में यूएस में कहीं ज्यादा पावर है, जहां के लोगों के जो छोटे मोटे प्रेशर ग्रुप बनाते हैं वो कहां स्टैंड कर पाएंगे कॉर्पोरेट ग्रुप के सामने। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि यूएस में पोलियार्की नहीं है, कंप्लीट पोलियार्की। यूएस क्या है, एक डिफॉर्म्ड पोलियार्की है। यहां पे अपने आप को रॉबर्ट दाल फिर से करेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं सी राइट मिल्स सही रहते हैं। और ये जो थ्योरी है ये आज के टाइम पे भी सही साबित होती है कि यूएस के जो लोगों को, यूएस को बताया, यूएस के जो पॉलिटिशियन है वो इंडिया आते हैं और बताते हैं, बार बार इस चीज को बड़ा चमका के बोलते हैं वो कि यूएस क्या है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। यदि यूएस को सही से स्टडी किया जाए तो लोगों के हाथ में ही पावर नहीं है। सी राइट्स मिल का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, उनकी स्टडी है जो वो बहुत ही परफेक्ट है, जहां पे वो बताते हैं कि नेक्सस है यहाँ पे लोगों का। ठीक है, तो ये आप अच्छे से, मैं आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट देखते हैं वो हम देखते हैं ग्रामसी का थ्योरी ऑफ पावर। अब जिसमें क्या है कि ग्रामसी का हमने देखा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वो देते हैं हेगेमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं। और हेगेमनी क्या है, एक इनविजिबल पावर है जिससे क्या किया जाता है, थॉट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जिसमें वो क्या कहते हैं कि चलो मान लिया, क्योंकि सबसे पहले ग्रामसी क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो चेंज करते हैं किसकी, मार्क्स का जो बेसिक और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था उसको चेंज करते हैं। उसमें सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। जाके एक बार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ग्रामसी आप देखना, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि यदि मान लो स्टेट में क्या है, कैपिटलिस्ट क्लास है और हमें उनके खिलाफ रेवोल्यूशन ले, अब मार्क्सिस्ट तो ग्रामसी भी हैं, जहां पे मार्क्स डायरेक्ट रेवोल्यूशन की बात करता है, ग्रामसी कहता है कि डायरेक्ट रेवोल्यूशन मत करना, तुम फेल कर जाओगे। कैसे, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास ने इस हिसाब से लोगों का जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया हुआ है कि लोगों को ही नहीं पता लगता कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो कैपिटलिस्ट क्लास ने हेगेमनी स्टैब्लिश की हुई है, उस हेगेमनी के खिलाफ हमें एक एंटी हेगेमनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जिसका मतलब क्या होता है, वॉर ऑफ पोजीशन। ठीक है, एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा धीरे धीरे, एक हेगेमनी के खिलाफ एक एंटी हेगेमनी खड़ी करनी पड़ेगी, और फिर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, रेवोल्यूशन कर सकते हैं। यदि हमने एंटी हेगेमनी स्टैब्लिश नहीं की तो हम रेवोल्यूशन हार जाएंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास ने जो थॉट कंट्रोल किया हुआ है लोगों का, वो हमें परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फेमिनिस्ट व्यू ऑफ पावर, कि फेमिनिस्ट कैसे देखते हैं पावर को, वो तो सीधी सी बात है, वो सोसाइटी में वो कहते हैं कि पावर किसके हाथ में है, आपका सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्की है, और सोसाइटी में जो पावर है वो किसके हाथ में है, आदमी के हाथ में। ठीक है, तो फेमिनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू वैसे समझ में आ जाता है। अब जो मेन जो कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें इसी में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है, अब लेजिटिमेसी का क्या मतलब है कि एक प्रिडिक्शन टू रूल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रूल। लेजिटिमेसी का मतलब होता है रियलिटी, औचित्य। ठीक है, जिसमें रूसो की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो कहता है कि एक पावरफुल आदमी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब तक वो अपनी पावर को किस में कन्वर्ट नहीं कर लेता, राइट में।
राइट का क्या मतलब है? राइट का मतलब है कि लोग ही उसको एक्सेप्ट करें। भाई आज के टाइम पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ने ऐसे काम किए हैं ताकि आप उनको फॉलो करो। जैसे कि हम कैसे मान लें कि स्टेट कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट करे जिससे हमें दिखाई दे कि स्टेट क्या है, लेजिटिमेट है, सही है हमारे लिए। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, स्टेट क्या करे, एंश्योर करे रूल ऑफ लॉ। दूसरा क्या है, जुडिशरी को क्या करे, कानून व्यवस्था को क्या करे, इंडिपेंडेंट करे। और तीसरा क्या है कि लोगों को क्या करे, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे। हमें तीनों ये चीज मिली हुई है इंडिया में, इसीलिए हम जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसको क्या मानते हैं, लेजिटिमेट मानते हैं कि सही है। इसीलिए लेजिटिमेट है तो हम उसको फॉलो करते हैं मन से, ठीक है। तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट है आते हैं आपके कि स्टेट कैसे लेजिटिमेट अपीयर करे, कौन कौन सी चीजें वो क्या करे, अडॉप्ट करे। जिसमें सबसे पहला आता है कि वो सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ, जो कानून की शासन व्यवस्था है, उसको इंश्योर करे। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखे कि जुडिशरी अपने हिसाब से काम कर सकती है, और लोगों को क्या करे, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे। ये तीनों चीज ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि एवोल्यूशन कहां से होता है लेजिटिमेसी का, कि स्टेट को कैसे आपका समझा जाता है कि स्टेट लेजिटिमेट है। जब एरिस्टोटल को हम पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल क्या क्या बताता है आपका, कि स्टेट क्या है, एक एसेंशियल गुड है लाइफ के लिए। ये स्टेटमेंट हमने देखी थी एरिस्टोटल की। और वो क्या कहता है कि आदमी क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है। मैन इज ए नेचर ऑफ पॉलिटिकल एनिमल, कि आदमी क्या है, पॉलिटिकल एनिमल, मतलब वो सोसाइटी में रहेगा ही रहेगा। ओनली गॉड और बीस्ट कैन लिव विदाउट स्टेट, कि या तो भगवान ही होगा कोई, या फिर वो क्या होगा, बीस्ट ही होगा, दैत्य होगा, जो स्टेट के बिना रह सकता है। आदमी को तो स्टेट चाहिए ही चाहिए, और वो उसकी गुड लाइफ के लिए चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि स्टेट के बारे में लेजिटिमेट ठहराया जा रहा है, स्टेट को लोगों के लिए सही ठहरा रहा है एरिस्टोटल। डिवाइन राइट्स थ्योरी, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों को, किंग को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किंग क्या है, किंग रिप्रेजेंट करता है भगवान को, कहां पे, धरती पे, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमने देखा था कि जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट विल ऑफ पीपल, लोगों की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमने देखा था कि होब्स ने दी थी, लोक ने दी थी, और रूसो ने दी थी। ये तीनों ही थिंक करते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, वो आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हैबरमास, ठीक है। हैबरमास अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट देते हैं लेजिटिमेशन क्राइसिस का, ठीक है। हैबरमास आपके नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल से। अब हम देखते हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है लेजिटिमेशन क्राइसिस, कि लेजिटिमेशन क्राइसिस का मतलब क्या है। जिसमें बताया जाता है कि डिबेट होती है किस पे, स्टेट पे, किस किस के बीच में, लिबरल और मार्क्सिस्ट के बीच में, ठीक है। जहां पे लिबरल आपके किसके बारे में बात करते हैं कि स्टेट क्या है, सही है, स्टेट क्या करता है, लोगों के हित में काम करता है। ये हमने देखा था, बशर्ते आप उठा के देख लो, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म या नियो लिबरलिज्म, ठीक है। और मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि स्टेट लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करता, स्टेट जो कैपिटलिस्ट क्लास है सिर्फ उनके लिए काम करता है। तो अब इन दोनों के बीच में स्टेट को लेकर डिबेट छिड़ गई, ठीक है। जिसमें लिबरल क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि लेजिटिमेशन ऑफ स्टेट सेइंग दैट स्टेट रिप्रेजेंट विल ऑफ पीपल, कि स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, लोगों की इच्छा को रिप्रेजेंट, जो लोग चाहते हैं स्टेट उसी हिसाब से काम करता है, ठीक है। इसीलिए स्टेट आपका क्या है, सही है। लेकिन दूसरी तरफ आपके मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि स्टेट किसके लिए काम करता है, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करता है, वो लोगों की इच्छा के लिए काम नहीं करता कि जो लोग चाहेंगे वो होगा। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि स्टेट वो करेगा जो कैपिटलिस्ट क्लास चाहेगी, वो नहीं करेगा जो कि लोग चाहेंगे, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न लिबरल हमने देखा था, मॉडर्न लिबरलिज्म आपको जाके देखना चाहिए, वहां पे क्या है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जो कि क्या कर देता है, एंड करता है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म का। कि अब यहां पे मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या देखा जाता है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम देखते हैं वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर पॉलिसीज आपने काफी बार सुना होगा। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि जो स्टेट है वो क्या है, लोगों के हित के लिए भी काम करेगा, लोगों की जो भलाई है उसके लिए भी काम करेगा। अब यहाँ पे हैबरमास के सामने जो कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उनके सामने क्या खड़ा होता है, ये कि जो वेलफेयर स्टेट है ना, क्या ये इतना कैपेबल है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है कैपिटलिज्म में उसको एड्रेस कर पाए, ठीक है। तो अब इस चीज को वो क्या क्या देखते हैं कि अब देख, ये कमाल की बात है कि वेलफेयर स्टेट में लिबरलिज्म, जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, वो कैपिटलिज्म को भी साथ लेके चल रहा है और वेलफेयर जो सिस्टम है उसको भी साथ लेके चल रहा है। तो हैबरमास कहता है कि क्या जो वेलफेयर स्टेट है ये एड्रेस कर पाएगा कॉन्ट्राडिक्शन इन कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म तो है अपने प्रॉफिट की तरफ देखता है, और आपका वेलफेयर स्टेट क्या है, वो प्रॉफिट की तरफ ना देख के लोगों की तरफ देखता है। तो ये दोनों का ही अलग अलग रास्ता है, दोनों का ही अलग अलग रास्ता है। क्या वेलफेयर जो स्टेट है, कॉन्सेप्ट है, ये इस कॉन्ट्राडिक्शन को झेल पाएगा। अब यहां पे वो एग्जामिन करता है कि क्या वेलफेयर स्टेट परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टू कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म का।
ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो वेदर ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट देर इज ए रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे वो एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेट के एग्जिस्टेंस, स्टेट के रहते हुए कितनी पॉसिबिलिटी है कि क्रांति हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए। तब वो अपना क्या देते हैं, आंसर देते हैं एबरमास। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट है ना, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? अकॉर्डिंग टू हिम फंडामेंटल रीजन ऑफ वेलफेयर स्टेट इज कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स, कि जो फंडामेंटल्स है ना आपके वेलफेयर स्टेट के, वो किस पे टिके हुए हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स पे टिके हुए हैं। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी? मैंने आपको बताया कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मॉडर्न लिबरलिज्म में निकल के आता है, ठीक है। और वहां पे क्या है कि वेलफेयर स्टेट में क्या है कि कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक्स में तो क्या है, कैपिटलिज्म है, और पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या घुसा दिया, सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब यही है ना कि सोसाइटी में जो लोग हैं उन सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा, सोसाइटी में जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, उनको फ्री राशन भी देना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए फ्री बसेस भी चलानी पड़ेंगी, तो ये सब चीजें भी देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कारखाने भी चाहिए, कैपिटलिज्म भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो ये अब क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास आ गया, ठीक है, कि वेलफेयर स्टेट में एक ही साथ वो कैपिटलिज्म को भी लेके चल रहे हैं और क्या है, वेलफेयर सिस्टम को भी लेके चल रहे हैं। क्या इन दोनों को वो साथ लेके चल पाएंगे? नहीं लेके चल पाएंगे। इसीलिए क्या है, वो बताते हैं कि टेम्परेरी सॉल्यूशन आपका दिया जाता है। अब इसका बहुत ही अच्छा कैसे समझे कि ये जो हैबरमास क्यों बताते हैं कि टेम्परेरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, यदि गवर्नमेंट ये चाहे कि हम सोसाइटी की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, अब पहली चीज तो ये निकल के आती है कि स्टेट क्या करता है। स्टेट सबसे पहले क्या करता है कि जो लोगों को क्या करता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीबीज देगा, ठीक है, कि मान लो लोन फ्री में बांट दिए या लोन दिए हुए हैं वो उनको मतलब ये छूट दे दी कि लोन आप भरो मत भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे ये आता है पॉलिटिक्स में कि उसका बेनिफिट उठाया जाता है। काफी बार हम देखते हैं फ्रीबीज को लेके कि लोगों को क्या किया जाता है, बेनिफिट दिए जाते हैं इलेक्शन से जस्ट पहले, ठीक है, और ताकि लोग क्या करें, उसको वोट करें। लेकिन इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि स्टेट पे क्या होता है, फाइनेंशियली बर्डन हो जाता है, ठीक है, भाई चुकाना तो स्टेट को पड़ेगा। अब स्टेट क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, अब स्टेट क्या करेगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ले आएगा, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब है कि जो लोग जितना कमाएंगे उनसे ज्यादा टैक्स लो आप। अब टैक्स लोगे, एक तरफ तो क्या कर रहे हो आप कि इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट सेक्टर से कैपिटलिज्म के थ्रू आप क्या कर रहे हो, लोगों से टैक्स वसूली कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी तरफ उस टैक्स को कहां लगा रहे हो, सोशलिज्म के कामों में लगा रहे हो, वेलफेयर एक्टिविटीज में लगा रहे हो। तो क्या इन सब चीजों को ज्यादा दिन इंडस्ट्रीज झेल पाएंगी? नहीं झेल पाएंगी। एक टाइम तक लोग उस चीज को नहीं झेल पाएंगे। इंडस्ट्रीज जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो टैक्स दे रही हैं गवर्नमेंट को कि ये हमने इतना, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा उस पर उतना ही टैक्स लगेगा, क्योंकि एक टाइम पे आके वो क्या करेंगी, मना कर देंगी उस चीज को कि हम ये नहीं करेंगे, या फिर वो मना भी नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, यहां से इंडस्ट्री उठ के कहीं और चली जाएंगी, क्योंकि उन्हीं पे इतना बर्डन हो जाएगा कि यदि आप यदि सोसाइटी की तरफ देखोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट की तरफ देखोगे तो सोसाइटी पे आप जो एक्टिविटीज है, वेलफेयर एक्टिविटीज, वो नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। इसी में चलते हैं, जो एंथनी किंग है ये भी अपना कॉन्सेप्ट देते हैं गवर्नमेंट ओवरलोड का, ठीक है। और गवर्नमेंट ओवरलोड का क्या मतलब है कि इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है पैसे। अब उधार पैसे लेगी तो क्या होगा, आपको उसका डेफिसिट होगा। और यहां पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इंडस्ट्रीज जो है ना, वो जो कारखाने हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन कारखानों को भी नुकसान हो रहा है, उनका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो रहा है। अब कारखाने इंडस्ट्री लगाई इसलिए जाता है क्योंकि कोई कैपिटलिस्ट आदमी है, कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, वो इसलिए लगा रहा है कि प्रॉफिट हो उसको। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट उससे टैक्स ज्यादा वसूल रही है। अब तुम टैक्स ज्यादा वसूलोगे और उस टैक्स को वेलफेयर प्रोग्राम पे लगाओगे तो इंडस्ट्री उसको क्या करेगी, एक टाइम पे अलाउ नहीं करेगी। इसीलिए स्टेट क्या करता है, रोल बैक कर जाता है। स्टेट अब क्या करना पड़ेगा, स्टेट को क्या करना पड़ेगा, कट करनी पड़ेगी सब्सिडी और वेलफेयर प्रोविजन। जो वेलफेयर के जो एक्टिविटीज जो कर रहा है स्टेट, मान लो आपके बसेस के किराए माफ किए जा रहे हैं, आपके जो लोन है वो माफ किए जा रहे हैं, तो अब उसमें स्टेट क्या करेगा, कटौती करेगा। लेकिन जैसे ही कटौती करेगा तो लोगों को क्या होगा, भाई लोगों को ज्यादातर क्या है, फिर फ्री की खाने की आदत पड़ी हुई है वेलफेयर एक्टिविटीज के नाम पे, ठीक है। और जब स्टेट इन सब चीजों को कट डाउन करेगा तो लोगों को दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो क्या आएगा, आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा सोसाइटी में जो स्टेट है उसके खिलाफ कि ये सही से काम नहीं कर रहे। और इसी को साइन बोला जाता है लेजिटिमेशन क्राइसिस का, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि आपका जो हैबरमास है जो लेजिटिमेट क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ठीक है। इसीलिए यहां पे इसका मतलब यही है, क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस का मतलब यही है कि स्टेट के खिलाफ ही जो फेथ है
वो लोग खो देते हैं। इसलिए क्योंकि शुरू में स्टेट तो उनको जो गंदी आदत है वो डाल देता है फ्री की खाने की, लेकिन जैसे इंडस्ट्री पुल आउट करती है कि हम इस चीज़ को नहीं ज़्यादा दिन नहीं झेल पाएंगे, ठीक है, इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे, या तो टैक्स में आप थोड़ा हमें रियायत दो वरना हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे, कहीं और फैक्ट्री लगा लेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें कट डाउन करना पड़ेगा, और जैसे ही कट डाउन होगा तो लोग क्या करेंगे कि ये गवर्नमेंट सही नहीं है, स्टेट सही नहीं है, उसके खिलाफ क्या होंगे, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, लेजिटिमेशन क्राइसिस बोला जाता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल था ग्रीस में क्राइसिस, जिसको यूरोजोन क्राइसिस भी बोला जाता था, क्योंकि ग्रीस एक टाइम पे बहुत ही बड़ा वेलफेयर स्टेट माना जाता था कि लोगों की भलाई के लिए वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जितना कर्ज उन्होंने लिया वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, तो एक टाइम पे उनकी जो इंडस्ट्रीज थी वो ठप होगी, ठीक है, और इसीलिए उसको क्राइसिस इन ग्रीस बोला जाता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में आपका मैक्स वेबर भी अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टेट है ना वो अकेला पावर नहीं दिखाता, वो इसलिए पावर दिखाता है क्योंकि वो एक अथॉरिटी है। और अथॉरिटी किसकी, टू राइट टू रूल, राइट आएगा RIGHT, राइट टू रूल, ठीक है, जिसमें वो बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई स्टेट सिर्फ क्या है अपनी पावर ही शो करता है, वो पावर इसलिए शो करता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, और अथॉरिटी किसकी, राइट टू रूल करने की अथॉरिटी है। इसीलिए वो बताते हैं कि हर सोसाइटी में अलग अलग जो लेजिटिमेसी है वो अलग अलग हो सकती है। इसीलिए मैक्स वेबर आपका क्या है, 3 आइडल टाइप ऑफ अथॉरिटी देते हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटी है जिनको लोग लेजिटिमेट मानते, सही मानते मन से, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का सबसे बढ़िया परफेक्ट एग्जांपल क्या है कि आज भी क्या है कि बशर्ते वो चीज हटा दी गई हो, डेमोक्रेसी हो ब्रिटेन में, लेकिन आज भी जो अथॉरिटी है क्वीन की वहां पे उसको फॉलो किया जाता है, लोग उसको मन से लेजिटिमेट मानते हैं, तो ये तो ट्रेडिशनल हो गया। और क्रिस्मेटिक अथॉरिटी कि कोई लोग ही ऐसे हो, क्रिस्मेटिक हो, जिनको मतलब पूरी भीड़ ही फॉलो करती हो, जिनको मानते हो, तो वो हमारे क्या है, गांधी जी थे, ठीक है। और आपका रैशनल लीगल, इसको क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। जैसे आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, DM वगैरह है, IS वगैरह है, IPS वगैरह हैं, तो वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो लोग उसको क्या मानते हैं, रैशनल और लीगल मानते हैं, ठीक है। तो मैक्स वेबर का जो ये मेन कॉन्सेप्ट है 3 आइडल ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी में किस किस लोग कौन कौन सी अथॉरिटी हैं जिनको लोग मन से मानते हैं, लेजिटिमेट मानते हैं, तो ये तीनों आप याद रख सकते हैं, काफी बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका पावर का, लेजिटिमेसी का। और इसी वीडियो के साथ आप पोस्ट मॉडर्निज्म भी देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें भी पावर का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करवाया था, ठीक है। और आपके एग्जाम की डेट आ गई है, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपका सिलेबस कवर अप करवाने की, ठीक है। एग्जाम में की तैयारी में जुटे रहें, और कंटेंट अच्छा लगता है तो फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि जितना आप फीडबैक दोगे उतना ही कंटेंट में इंप्रूव करता रहूंगा, और मुझे भी हेल्प मिलेगी कि कहाँ हम कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं। तो लगे रहें अपने एग्जाम में, एग्जाम की तैयारी में। ऑल द वेरी